गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके। उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसकी डिटेलिंग जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी हम लोगों ने सीखी थी और मैंने बताया था यूरिनरी सिस्टम थोड़ा सा टफ है, जस्ट लाइक इंटरनल ईयर की जो हमारी एनाटॉमी थी उसी की तरह है। टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन कैसे बनती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन मतलब इकलौता एक ही क्वेश्चन है ये, तो इसी लेक्चर में इसी को पढ़ेंगे। थोड़ा डिटेल है, क्वेश्चन आता है डिटेल लिखना पड़ता है। तो आओ समझते हैं फाइनली कि यूरिन का फॉर्मेशन आखिरकार होता कैसे है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में और आया हुआ है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, कि यूरिन कैसे बनती है। ओके, तो अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 मेन प्रोसेस होती है, 3 मेन प्रोसेस जो कि होती है जिसकी हेल्प से यूरिन बनती है। पहला है ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन। तो अगेन मैं हर बच्चे से कहना चाहूंगा, अगर एनाटॉमी यानी कि लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो ग्लोमर्युलर, ट्यूबुलर ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे, दिक्कत होगी। ठीक है, और अभी भी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि वो वर्ड आपको बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा नोट्स निकाला और काम हो जाएगा। ओके, तो 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो, ग्लोमर्युलर यानी कि हम लोगों ने देखा था ग्लोमर्युलस, अभी भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। देन रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं और लगभग 180 लीटर 24 घंटे में जो है यूरिन हमारा फिल्टर कर देता है, यानी कि 180 लीटर पानी फिल्टर हो जाता है। बार बार ब्लड आता है 24 आवर में, 180 लीटर पानी क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। केवल कितना निकलता है, 2 से 2.5 लीटर ही हम लोग यूरिन को क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप के 3 स्टेप हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में फिल्ट्रेशन है इसको लेकर अलग से क्वेश्चन आ जाए। यहां से आपका जो फिजियोलॉजी वाला चीज है इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, यहां से आपके एमसीक्यू भी काफी सारे बनते हैं। तो टॉपिक को ध्यान से समझना, चलते हैं आगे। पहला स्टेप है ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन। अगर ग्लोमर्युलर आपको दिमाग में सेट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं फिर से एक बारी। ये हमारे पास क्या था, बोमन कैप्सूल था, याद आ रहा है, इस टाइप से। और इसके अंदर क्या होता था जो ब्लड कैपिलरीज जाती थी और यहाँ पर एक अजीब सा इस टाइप से नेटवर्क सा बना लेती थी, याद आ रहा है, और फिर बाहर निकल जाता था। तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्लोमर्युलर बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्लोम। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रही है। ग्लोमर्युलर, ठीक है ना। यहां से जो फिल्टर होकर के अल्टीमेटली फिर हमारे पास यूरिन जो है अल्टी यहां पे आ जाती है, यहां से फिर ये यहां आती है। दिस इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर से एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो मैंने कैपिलरी ऐसे दिखा दी आपको, बट एक्चुअल में क्या है, ये इस टाइप से गोल होगी ना, ये इस टाइप से, इसके अंदर से ब्लड जा रहा है इस टाइप से। ठीक है, कैपिलरी से तो अंदर से ब्लड जा रहा है। तो अब उसी ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन को थोड़ा समझते हैं। जो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है हमारे ब्लड का, तो जब फिल्टर होता है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती है। तो आखिरकार ये किस टाइप की कैपिलरीज है, ठीक है, ये आगे जाके किस तरीके से किस टाइप की कैपिलरीज बन जाती है, यानी कि किस टाइप का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तैयार होता है हमारा आगे जाकर के। ये ब्लड कैपिलरीज हैं और जैसे ही ये बोमन कैप्सूल के अंदर गया तो यहाँ पर ये खास तरीके का मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जहां से कुछ खास चीजें फिल्टर होती हैं। बात समझ में आ रही है? ब्लड आ रहा है, आ रहा जैसे ही इसके अंदर गया तो यहां से ये क्या हो गया है, यहां से लेके यहां तक ये खास तरीके की एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, छेद होते हैं इसके अंदर। आओ देखें, तो ये देखो हम लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप के जो कैपिलरी है हमारी, वो ग्लोमर्युलस वाली कैपिलरी, वो कुछ इस टाइप की होती है। आराम से समझा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत करता है।
ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी सबसे अंदर की बात करें, नॉर्मली उसके अंदर छेद नहीं होते हैं, बट यहां पर जो सबसे अंदर की एंडोथेलियल लेयर होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, फेनेस्ट्रेशन, यानी कि उसके अंदर पोर्स होते हैं, ये छेद है उसके अंदर, ताकि हमारा ब्लड फिल्टर हो सके। ठीक है, इसी के ऊपर एक दूसरी परत पाई जाती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 3 लेयर्स हैं, फेनेस्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स, जो एंडोथेलियल लेयर होती है उसमें छेद होते हैं। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है जो कि जस्ट इसके ऊपर होता है, प्रिवेंट करता है फिल्ट्रेशन ऑफ लार्जर प्रोटीन, बड़ी बड़ी प्रोटीन फिल्टर ना हो जाए, वो हमारी बॉडी में काम की होती है। इसके बाद एक और मेम्ब्रेन होती है, ये देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है जैसे पैर जैसे हैं, इनको हम पोडोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल्स। क्या है ये, पोडोसाइट सेल्स। इन सेल्स के बीच में स्लिट मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन है रेड रेड कलर की, इनके बीच में, ठीक है, जैसे कि ये इस तरह समझो, तो इसके बीच में ऐसे मेम्ब्रेन होगी, इसको हम लोग कहते हैं स्लिट मेम्ब्रेन बिटवीन द पेडिसेल्स। पेडिसेल्स प्लूरल में आ गया, पोडोसाइट सेल्स है। प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ मीडियम साइज प्रोटीन, मीडियम साइज प्रोटीन आगे जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का क्या है, यहां पर पूरा सेटअप है। यहां पर ये पोर्स होते हैं यहां पर, देन पेडिसल्स होते हैं, और फिर स्लिट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस तरीके से बड़ी प्रोटीन और छोटी प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। क्लियर, आगे आते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से जब फिल्ट्रेशन होगा तो बड़ी प्रोटीन और छोटी प्रोटीन को ये रोक लेती है, केवल हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही बाहर जाता है। तो टुगेदर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी कि जो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है, जो ग्लोमेरुलर ये वाली कैपिलरीज हैं, इसके अंदर दो चीजें आ गई, एंडोथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। इस कैपिलरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो एंडोथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द पोडोसाइट, और जो पोडोसाइट है टुगेदर मिल करके फॉर्म करते हैं एक लीकी बैरियर। बैरियर भी है, बैरियर क्यों है, बहुत सारी चीजों को रोक रहा है इसलिए बैरियर है, बट कुछ चीजों को जाने दे रहा है इसीलिए लीकी है। तो ये सुनने में थोड़ा सा बच्चों को लगता है बैरियर भी है लीकी भी है। बैरियर में बहुत सारी चीजों को जाने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा आपके शहरों में बैरियर लगे होते हैं, छोटी गाड़ियां जा सकती है, लोहे के लगे होते हैं, बड़े बड़े वाहन नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो ग्लोमेरुलस है दिस इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ये, दिमाग में सेट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी बच्चों को, समझते हैं ना आप। सब्सटेंस फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड क्रॉस 3 फिल्ट्रेशन बैरियर, जो सब्सटेंस यहां से क्रॉस करता है 3 होते हैं बैरियर, ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल, ये रहा, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर्म्ड बाय द पोडोसाइट। तो 3 लेयर्स का फिल्ट्रेशन होता है यहां पर, वो बताया जा रहा है। दिस असेंबली परमिट फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट, ये जो पूरी असेंबली तैयार हुई है यहां पर पानी और कुछ छोटे छोटे सोल्यूट जो है वो तो पार हो जाते हैं, बट जो मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स है और ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी वगैरह है, डब्ल्यूबीसी है, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स है, वो फिल्टर नहीं होंगी। क्लियर, बहुत स्पष्ट, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, छोटा टॉपिक है बट समझना था डिटेल में। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर से समझने के लिए एग्जाम में नहीं बनाना, बिना स्ट्रक्चर को देखा आप लोग समझ नहीं पाते कि आखिर क्या है ये फेनेस्ट्रेशन, क्या है बेसमेंट, क्या है स्लिट मेम्ब्रेन या पोडोसाइट सेल्स, तो क्लियरिटी नहीं आती है। डायग्राम का मेन पर्पस है क्लियरिटी लाना। अब बात कर लेते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। भाई ब्लड आ रहा है, अब समझो बात को, हो क्या रहा है, ब्लड यहां से आया, एफरेट आर्टरियोल है ये, ठीक है, क्या है ये, एफरेट आर्टरियोल है, ये इफरेट है, ब्लड यहां से आ रहा है, रफ्तार से आ रहा है, काफी रफ्तार से आ रहा है। ठीक है, हम लोगों का नॉर्मल क्या होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है, ये लगभग होता है 55। ठीक है, यहां पर जिस प्रेशर से ब्लड एंटर करता है, क्योंकि बहुत पतले पतले हो जाते हैं यहाँ पर आकर के ये आर्टरियोल्स, तो काफी कम प्रेशर रह जाता है, यहाँ पर केवल 55 mm ऑफ Hg। याद आ रहा है, जो हमारा बीपी है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, समझते जाना, डायस्टोलिक क्या होता है, 120 mm ऑफ Hg, हायर, जो हायर बीपी होता है, लोअर बीपी कितना होता है, 80 का होता है। वही जो ब्लड प्रेशर यहाँ पर यानी कि आर्टरियोल के माध्यम से
बोमन कैप्सूल के अंदर ये घुस रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर आते आते कितना होता है, 55 mm Hg का। इस प्रेशर से जब ये अंदर जाएगा तभी तो प्रेशर लगेगा, तो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उससे चीज छनेगी। बट होता क्या है, इस प्रेशर से छनता नहीं है वो। होता क्या है समझो, जैसे ये अंदर गया, अब कुछ फ्लूइड ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है, कुछ फ्लूइड ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। तो अगर जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, चाय की छलनी है, आप चाय छान रहे हो, अगर छलनी को आप सपोज करो चाय में ही डुबा दोगे हल्का सा, तो चाय थोड़ी धीमी छनेगी। छलनी को हवा में रखा तो चाय एकदम छनती हुई चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? सेम चीज यहां पर है, यहां पे ऑलरेडी फ्लूइड है, इसे हम कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहां पर जो पानी ऑलरेडी मौजूद है, कैसे इमेजिन किया, बात समझ में आया? छलनी है, उसको पानी में ही डुबा के रखो या चाय में डुबा के रखो और चाय छानोगे तो चाय धीरे धीरे छनेगी, क्योंकि नीचे से भी प्रेशर लग जाएगा फिर। तो ये ऑलरेडी पानी, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ऑलरेडी पानी के अंदर, तो ये एक बैक प्रेशर लगा देती है, ठीक है। ये वाला प्रेशर तो यहां बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, बट एक प्रेशर ये लग गया, उल्टा प्रेशर, ये करीब होता है 15 mm Hg का, ठीक है। एक प्रेशर और लगता है, समझो क्या है। अब क्योंकि हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आ जाएगा अच्छे से उनको समझ में, ठीक। यहां से ब्लड जा रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर होता चला जा रहा है, ब्लड फिल्टर होता चला जा रहा है। अब यहां पर जो ब्लड है, अब जो ब्लड लगभग यहां आ चुका है, यहां आ चुका है, हम कह सकते हैं उस ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो गया है और यहां का कंसंट्रेशन हाई हो गया है। तो अगर आप लोगों को ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पता हो तो याद दिलाऊं, चैम्बर है, ये ए है और ये बी है। बी में अगर ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल मौजूद है और यहां पर कुछ कम मौजूद है, यहां पर ज्यादा है ये, तो आप सबको पता है ए और बी के अंदर अगर पानी मौजूद है तो अब पानी कहां से कहां मूव करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहां होता है, हायर, जहां पे सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, पानी यहां से यहां मूव करेगा, ओके, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, यहां पर जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, वेट उल्टा हो गया ये, हाँ उल्टा मतलब यहां सही था, यहां मैंने उल्टा बता दिया, समझो बात को फिर से। ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर याद आ रहा है आप लोगों को, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर याद आ रहा है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, फ्रॉम जहां पर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, पानी जो सॉल्वेंट का मूवमेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो हमारा जो ब्लड है वो इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके, ब्लड को फ्लो करने देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नो डाउट ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैं यहां बता रहा था, एक्चुअली यहां नहीं, ब्लड कितना भी यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, WBC, RBC, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लड के अंदर का कंसंट्रेशन है वो हाई होगा और यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा, कंसंट्रेशन, सांद्रता जैसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर यहां पे पार्टिकल ज्यादा है तो पानी कम पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल की तरफ मूव करता है, तो यहां से पानी यहां मूव करता है, किसके इफेक्ट में, ऑस्मोसिस का इफेक्ट, ये इफेक्ट है ऑस्मोसिस वाला, ठीक है। तो पहले से जो पानी मौजूद है वो अपना काम कर रहा है बैक प्रेशर का, एक ऑस्मोटिक प्रेशर वाला काम कर रहा है, ये प्रेशर लगभग 30 mg का होता है। तो यहां से तो प्रेशर आया 55 mg का, बट ये दो बैक प्रेशर भी लगते हैं, तो नेट प्रेशर कितना रह गया, अंदाजा लगा लो, 30 ऑफ ये कितना हो गया, 15, 45 है ना, 55 में से -45 कर लो, लगभग 10 से 15 mm ऑफ Hg का रहता है। ये थोड़ा वेरी करता रहता है, 25 से 30 का रहता है ये, ठीक है, ये वेरी करता रहता है। तो इस प्रकार से जो नेट प्रेशर आता है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 10 आएगा या फिर 15, डिपेंड करेगा। नेट प्रेशर, यही है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, क्लियर है बातें। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक प्रेशर जो आ रहा है उसको दो प्रेशर अपोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से फिल्टर होके जो ये स्पेस है बोमन कैप्सूल का, यहां पर हमारा फिल्ट्रेट, ठीक है, हमारा यहां पर फिल्ट्रेट यानी कि छन करके चीज आ जाती है और वो फिर आगे बढ़ेगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट
ट्यूब्यूल के माध्यम से आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है बातें? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर यहाँ पे जरा सा भी डाउट है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, और वापस से इसको यहीं पर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज थी। तो फिर से देखो, अब रिटर्न में समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन 3 मेन प्रेशर, 3 मेन प्रेशर पर डिपेंड करता है। 1 प्रेशर प्रमोट्स फिल्ट्रेशन एंड 2 प्रेशर अपोज फिल्ट्रेशन। एक प्रेशर फिल्ट्रेशन करवाता है, 2 प्रेशर फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। तो पहला है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जो ब्लड का ही खुद का प्रेशर चला आ रहा है। ये प्रेशर जो होता है कैपिलरीज के अंदर होता है, जनरली ये कितना होता है 55 mmHg का होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर आता है तो आप लिखेंगे। देन कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सूलर जो बोमन कैप्सूल है उसके अंदर ऑलरेडी जो पानी मौजूद है, इज द हाइड्रोस्टैटिक, यानी कि पानी का प्रेशर है बाय द फ्लूइड ऑलरेडी इन द कैप्सूलर स्पेस, जो पहले से वहां पे फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। ये बैक प्रेशर होता है लगभग 15 mmHg का। फिर है ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के अंदर जो ब्लड खुद एक कोलाइड है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट मौजूद है, उसका कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है उसके बाहर वाले पानी की तुलना में, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है उल्टा, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो बहुत सारा प्रोटीन है उसकी वजह से क्या कहते हैं, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। द हाई प्रोटीन कंसेंट्रेशन क्रिएट एन ऑस्मोटिक फोर्स दैट ड्रॉज वाटर बैक, जो वापस से पानी को खींचती है इनटू द कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ कंसेंट्रेशन ज्यादा है प्रोटीन्स का, तो पानी को वापस ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से बैक खींचती है ये, ठीक है। द एवरेज बीसीओपी लगभग कितना होता है, एवरेज 30 है, मतलब ये 25 से लेके 30 वेरी करता है। तो 10 से 15 का आपको आंसर कई जगह मिलेगा, कई सारी बुक्स में। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे, यानी कि 55 में से 15 और 30 माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब जो रिजल्टिंग फ्लूइड है, यानी कि जो मैंने बताया, अब जो चीज फाइनली जो 10 mmHg से जो चीज फिल्टर होकर अब यहां पर आ जाएगी, वो क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। वो क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। द रिजल्टिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड अब छन के आया, कंटेन्स एंटर्स द बोमन कैप्सूल, वो एंटर करता है बोमन कैप्सूल में, इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि ग्लोमेरुलर से छना हुआ जो भी चीज है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। क्या चीज नहीं होती है, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी डू नॉट पास थ्रू इफ द मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। अगर मेम्ब्रेन ठीक है तो ये चीजें क्रॉस नहीं करेंगी, और मेम्ब्रेन गड़बड़ है या इंफेक्शन है तो ये चीजें पास कर जाती है, फिर वो यूरिन का जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाता है कि हाँ यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह कुछ है। क्लियर? तो फिल्ट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिल्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, लिखने में भी दिक्कत आती है, तो थोड़ी डिटेलिंग हुई है यहां पर और कुछ नहीं है। क्लियर? अब जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लगभग हमने बात की थी हर एक किडनी में मिला करके लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। हर नेफ्रॉन कुछ ना कुछ फिल्ट्रेट छान रहा है थोड़ा थोड़ा करके माइक्रो में, ठीक है। जब हम वो सारा अमाउंट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल रीनल कैप्सूल्स, सभी नेफ्रॉन के जो बोमन कैप्सूल उसमें जो छनता है, ऑफ बोथ किडनी, दोनों किडनी में मिला करके सॉरी, जो भी फिल्ट्रेट छन के आता है, ठीक है, वो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये टोटल है दोनों किडनी का मिला करके 1 मिलियन, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन जो छानते हैं 1 मिनट में। लगभग कितना छानते हैं, 125 ml। कितना छान रहे हैं, 125 ml इन मेल और 105 ml इन फीमेल्स, ठीक है। एनी चेंज इन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर विल अफेक्ट जीएफआर। कोई भी प्रेशर में अगर अंतर आ गया ऊपर, जैसे प्रेशर बीपी लो होगा तो जीएफआर बदल जाएगा, और कई सारी बीमारियों मतलब तरीके होते हैं, जीएफआर जब बदलता है तो किडनी टेस्ट में यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे जीएफआर को चेक करने का तरीके, कैसे कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं जीएफआर के लिए, ठीक है। तो किडनी की देख रेख के लिए किडनी सही है कि नहीं है, जीएफआर एक ऐसी वैल्यू है जिसको सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाता है अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है, कि किसी इंसान का जीएफआर
ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन रेट सही है या नहीं है। क्लियर है बातें? यहां तक बातें समझ में आ गई? छन गया हमारा फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड छन गया। चलिए आगे आते हैं। अब इसी में एक लाइन जोड़ ले, आप जोड़ सकते हैं, जो नेट जो हमारे पास मैं बता भी चुका हूँ 180 है, ठीक है। यहाँ वो लाइन शायद मिस हो गई है, पॉइंट लिखा तो था, कोई बात नहीं। 180 पूरे दिन भर में छन जाता है, बाकी सारा का सारा यहां से आप लोग समझेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जितना भी फिल्ट्रेट आया है उसमें बहुत सारी चीजें वापस से क्या होती है, रीएब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा अमाउंट में भी छन जाती हैं, तो उसको पूरा उसके आसपास जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी वो उसको वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है पानी का, जो कि लगभग पूरे दिन भर में 180 लीटर छनता है। चलो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात शुरू करें, यानी कि स्टेप नंबर 2 हमारा यहाँ पर छन के तैयार हो गया, फिल्ट्रेट आ गया हमारा यहाँ पर। अब फिल्ट्रेट हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ, हेनलीज लूप से होता हुआ, डीसीटी से होता हुआ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा। फिर से अगर एनाटॉमी क्लियर है आपकी, एनाटॉमिकल, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, यहां से छन गया, देखो ये हिस्सा इतना कोटेक्स का है, फिर से ये हिस्सा कोटेक्स, कोटेक्स ऊपर वाला हिस्सा कोटेक्स का है, ये मेडुला का है, ये इनर मेडुला का है, ठीक। आगे आते हैं। अब देखो जो प्रॉक्सिमल ये ट्यूब्यूल है, यानी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहां से हम लोग देख सकते हैं इसके। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ये जो है ना, ये यहां से ये इसके आसपास क्या है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, इस टाइप से, याद आया। तो ये जो हम यहाँ पे, अब इसको हटा देता हूं मैं ताकि समझने में आए, इसके आसपास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी पूरी, ओके। अब देखो यहीं से जो बाइकार्बोनेट है, वाटर है, पोटेशियम है, डायग्राम बड़ा करूं थोड़ा सा, तो हम लोग देख सकते हैं बाइकार्बोनेट, वाटर, पोटेशियम, ठीक है, ये यहां से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो H+ है ये अंदर जा रहा है, यानी कि H+ सिक्रीट हो रहा है, ये लास्ट स्टेप आएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन में। जितना एरो अंदर वाला है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चला जाता है, और छनने के बाद जो फिल्ट्रेट से बाहर निकल के आता है वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाता है, उसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अलग अलग पार्ट में यहां से पानी बाहर आ रहा है, देखो यहां से NaCl बाहर आ रहा है, यहां से NaCl बाहर आ रहा है, ठीक है, और यहां से NaCl बाहर, H2O बाहर, बाइकार्बोनेट बाहर, यहाँ पे K+ अंदर जा रहा है, H+ अंदर जा रहा है। जहां अंदर जा रहा है वो पार्ट कहलाएगा सिक्रीशन, लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर NaCl, कलेक्टिंग डक्ट में NaCl बाहर आ रहा है, यूरिया बाहर आता है जरूरत पड़ने पर, H2O बाहर आ जाता है, यहाँ पे कई सारी चीजें फैक्टर करती हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा है, जो भी काम हो रहा है यहाँ पर, जो ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये इसका मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर एनर्जी खर्च करके बाहर खींचा जा रहा है, और जो ग्रे लाइन है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक हो रहा है नॉर्मल प्रोसेस के तहत, मतलब चीजें दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन वो उसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। चलो आगे आते हैं। ठीक है, तो ये जो बात थी, जो मैं कहना चाह रहा था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि चीजों को ट्यूब के अंदर से वापस से चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। तो जगह क्या है, मेनली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आल्सो इन द लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इन सब जगहों से बहुत सारी चीजें वापस से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो उसके आसपास अराउंड हो रखी होती है उसमें वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। प्रोसेस क्या है, द किडनी रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंस जो फिल्टर हो गए हैं क्योंकि उसका साइज छोटा होता है बट यूजफुल है हमारे लिए, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर? ओके, आगे आते हैं। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस। इसका पर्पस यही है कि जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो छन ना जाए, बॉडी के अंदर से निकल ना जाए, और बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, उसके अंदर का जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बना रहे। मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों है। फिर दूसरे टाइप का ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लगभग जितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं।
ठीक है, एक्टिव पैसिव दो मेन पूछेगा आपसे कि कैसे होता है, तो आप बता सकते हो कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन है इसमें एनर्जी के द्वारा भी होता है, विदाउट एनर्जी भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब मुद्दा आता है क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो अगर एक मोटा मोटा दिमाग में बात रखी जाए तो पानी रीअब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज, यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं जानी चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन आएगा अमीनो एसिड। ये हो गए तीन बड़े बड़े पार्ट जो एमसीक्यू में पूछ ले जाते हैं। सॉल्ट की बात की जाएगी तो सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये अगर नॉर्मल आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो इतना लिख करके छोड़ सकते हो। उसके अलावा जिन बच्चों को और डिटेल में लिखना चाहते हो रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, तो अलग अलग हिस्से में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, उनका यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टेबल में, जैसे कि पीसीटी के अंदर सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट और वाटर। ऑब्लिगेटरी मतलब वाटर तो कंपलसरी है। लूप ऑफ हेनली में डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। फिर से दिखा दूं मैं, दिस इज द डिसेंडिंग, जो नीचे जा रही है इसको हम कहते हैं, ये पूरा पूरा यहां से लेके यहां तक लूप ऑफ हेनली है, तो नीचे जाने वाला जो इसका लूप है उसको डिसेंडिंग कहते हैं, ऊपर जाने वाला लूप है उसको असेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग में वाटर, असेंडिंग में सोडियम, ये ठीक है। डीसीटी के अंदर सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, इसको पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी है तो रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। देन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर, जो कि अगर रेगुलेटेड बाय एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर बॉडी में पानी की कमी है तो वो कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी को रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। यूरिया इन मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट जो मेडुलरी वाले हिस्से में है। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन वगैरह को मेंटेन करना होता है। देन सोडियम। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से मैकेनिज्म लग रही है ये याद करना चाहो करो, जिनको लगता है कि हाँ चीजें बेटर समझ में आ रही हैं, चीजें हम याद कर सकते हैं कर लो, अदरवाइज ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। ये दो चीजें आप पक्का याद कर लेना अगर जो करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव डिफ्यूजन है। मैकेनिज्म लिख दिया जो कि कंपलसरी नहीं है, बट जिस बच्चे को लगता है कि हाँ कौन सा मैकेनिज्म से ये एब्जॉर्ब हो रहा है वो मैकेनिज्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स रीएब्जॉर्प्शन में बहुत सारा 1 2 3 4 हार्मोन क्या है अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके रेगुलेशन के लिए। ओके, तो हार्मोनल रेगुलेशन, जो कि ये वाला पार्ट आप चैप्टर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पे भी आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे साथ में देखते हैं इसको कि क्या है, जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक मतलब जो हमारे यूरिन के आउटपुट को, यानी कि यूरिन कम बनवाएगा। क्यों बनवाएगा कम? क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की ऑलरेडी कमी है। इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोल देंगे। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स होते हैं जिनके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे पोर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को जो वाटर है वो क्रॉस नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको एक्वापोरिन्स कहते हैं, जिसके अंदर से पानी तुरंत मूव करता है। और ये कहां पाए जाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में पाए जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या आता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा, इससे हमारी जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाती है। देखा होगा आपने येलो हो जाती है गर्मी के टाइम पे। एल्डोस्टेरॉन ये क्या करता है, इंक्रीज करवाता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को। एल्डोस्टेरॉन दूसरा काम भी क्या करवाता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, उसके पीछे पीछे पानी रीअब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस इफेक्ट की वजह से, और जिसकी वजह से बीपी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी का लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो बीपी का लेवल बढ़ेगा। ठीक, देन पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है डीसीटी में। ठीक है, यानी कि कैल्शियम को लॉस कम हो जाता है, अगर कैल्शियम की जरूरत है बॉडी को तो उसके लॉस को कम करवा देगा। आर्ट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, ठीक है ना, ये डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम करवा देगा, जिससे कि इंक्रीज सोडियम एंड वाटर जो होगा उसका रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज Na+ रीअब्जॉर्प्शन। ओके, इफेक्ट ऑन रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है, तो आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, ये एक्चुअली हार्ट के द्वारा रिलीज होता है। हार्ट हमारा जब स्ट्रेच होता है एक्स्ट्रा हाई बीपी की वजह से, तो ये वाला हार्मोन रिलीज किया जाता है और वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम और पानी बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, सोडियम एंड वाटर डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ डिक्रीज आना चाहिए, एक्चुअली वो एरो उल्टा लग गया है। तो इस तरीके से पानी कम हो जाएगा, बीपी हमारा लो हो जाएगा, हार्ट के ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये हार्मोन्स का इफेक्ट है, और ये चीज आपको जब आप पढ़ेंगे 14 चैप्टर तो उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। कोरिलेटेड रहेंगे आपके, ठीक है ना, कैसे आपस में कोरिलेटेड रहते हैं। क्लियर? चलिए अब लास्ट पार्ट आता है अपने पास, ट्यूबुलर सिक्रीशन। हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना, हमारा फिल्ट्रेट बन के तैयार हुआ। फिल्ट्रेट के बाद क्या हुआ, जो काम की चीजें थी वो रीअब्सॉर्ब हो गई। अब होता क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है ना, ट्यूबुलर सिक्रीशन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो रह जाती हैं, या कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन हो गया, कई सारे फैक्टर होते हैं, तो वो अल्टीमेटली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या कर दी जाती हैं, सिक्रीट कर दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, ये पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट कहीं पे भी हो सकता है। दिस इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें मेनली क्या होता है, टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि फिल्टर नहीं हुए अर्लियर, रह गए थोड़े बहुत कुछ। ठीक है, और रेगुलेट ब्लड पीएच बाय सिक्रेटिंग H+। अगर ब्लड का पीएच गड़बड़ है, थोड़ा सा मान लो बड़ा हुआ है, तो H+ को छोड़ देगा रीनल ट्यूब्यूल में, जिससे कि ब्लड का पीएच नॉर्मल हो सके, या बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करवा लेगा। कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ है, ठीक है, तो पोटेशियम है या NH4 है, इनको सिक्रीट कर देगा, जिससे कि ये बॉडी से बाहर चले जाए। ठीक है, तो बस यही है सिक्रीशन। ब्लड के अंदर अगर कोई चीज गड़बड़ लग रही है, उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा है वो फाइनली रिलीज कर दी जाती है, और अब जो फाइनल हमारा नेट बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, और वहां पहुंच के वो फाइनल यूरिन बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें सिक्रीट करती है वो समझ लिया हम लोगों ने। सब्सटेंस अगर नॉर्मल, अगर आपके एक लिस्ट पूछ ली जाए तो उसमें हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया और क्रिएटिनिन और कुछ ड्रग्स होते हैं। ठीक है, किस किस सेगमेंट में क्या क्या चीज रिलीज होती है, ये उसका एक छोटा सा चार्ट है। पीसीटी के अंदर H+, NH4 या ऑर्गेनिक एसिड या बेस हो सकते हैं, पेनिसिलिन, NSAID जो ड्रग्स हैं हमारे। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में K+ और H+ इसको रिलीज किया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट में K+ और H+ को रिलीज किया जाता है। हार्मोन्स की बात करें तो देखो हार्मोन किस तरह इफेक्ट डालेगा सिक्रीशन में। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड K+ सिक्रीशन, K+ के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, इफेक्ट क्या आएगा, जो K+ का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, इससे हाइपर कैलेमिया, यानी कि K+ के बढ़ने से जो हाइपर कैलेमिया होता है वो नहीं होगा। पैराथायराइड हार्मोन ये क्या करेगा, फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देगा, इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन, वो बाहर निकलेगा। और एंटी डायरेटिक हार्मोन ये अल्टीमेटली क्या है, वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब कराएगा, तो कंसंट्रेट सिक्रेटेड सॉल्यूट, जो यूरिया है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशंस ओके है। तो हार्मोनल चाहे यहाँ समझो या वहां समझो, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आप हार्मोन्स वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, बट हमको ये समझना यहाँ पे इसलिए था क्योंकि ये हार्मोन्स हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 14 वहां से कोरिलेट रहेगा। अब अल्टीमेटली क्या है, फाइनल यूरिन फॉर्मेशन आफ्टर दिस प्रोसेस। जो ऊपर प्रोसेस हो गई तीन, क्या क्या प्रोसेस थी, फिल्ट्रेशन, ठीक है, देन रीअब्जॉर्प्शन, और फाइनली सिक्रीशन। इसके बाद अल्टीमेटली जो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ उसमें क्या कहते हैं, कैलिक्स तक कैलिक्स जो पिरामिड तक पहुंचता है फ्लूइड, वो यूरिन कहलाता है। ठीक है, आफ्टर दिस प्रोसेस द फ्लूइड इन द कलेक्टिंग डक्ट, अब जो कलेक्टिंग डक्ट में है उसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। यूरिन देन ड्रेन्ड आउट इनटू द रीनल पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस, वहां से यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और फाइनली बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा जो यूरिन फॉर्मेशन है थोड़ा दिक्कत देता है बच्चों को कई बार, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है लेक्चर आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे तो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड नाइट।